पता है कि जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज मुसलमान थे? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के खानदान में कुल कितने सदस्य मुसलमान हैं? दोस्तों, क्या आपको इस बात की भनक तक है कि जवाहरलाल नेहरू के जो पिता मोतीलाल नेहरू थे, ये मदरसे में पढ़ाई किया करते थे, और जबकि ये खानदान खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताता है। दोस्तों, क्या आपको इस बात की भनक तक है कि जवाहरलाल नेहरू में जो ये नेहरू शब्द आता है, ये टाइटल की इजाद कैसे हुआ और ये टाइटल आया कहां से? दोस्तों, आज मैं आपको जवाहरलाल का पूरा इतिहास बताऊंगा, वो इतिहास जो शायद आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे साक्ष्य, कुछ ऐसे दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं जो आपको ये समझने और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई जवाहरलाल नेहरू का खानदान मुसलमान था। दोस्तों, सबसे पहले जो साक्ष्य मेरे हाथ लगा है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इनके जो दादा थे, जिनका नाम गंगाधर नेहरू था, ये गंगाधर नेहरू जो है वो 1857 के आसपास दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह बात झूठ लिखी गई है? दोस्तों, सही क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, उसकी जो डिक्लासिफाई दस्तावेज है, उसमें जो बातें निकलकर सामने आई दोस्तों, वो हैरान करने वाली थी। दोस्तों, इसकी जो आर्काइव कि दिल्ली आर्काइव है, उसमें कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं जहां पर यह सबूत मिले कि जो इनके दादा गंगाधर नेहरू थे वो वहां के आखिरी कोतवाल थे। लेकिन जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, उसमें यह सबूत जरूर मिलते हैं कि जो उस समय के कोतवाल थे वो एक मुसलमान थे। तो क्या फिर जो इनके दादा थे वो भी? खैर, मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों, इस दावे पर सवाल उठाते हैं लोग, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड और किताबों में उस समय दिल्ली के जो कोतवाल के रूप में एक नाम दर्ज था, जिनका नाम था सैयद मुबारक शाह खान। नाम एक बार फिर से पढ़िए, सैयद मुबारक शाह खान। अब दोस्तों, जो दिल्ली की आर्काइव है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि जो इनके दादा थे गंगाधर नेहरू वो कोतवाल थे। लेकिन जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है उसमें डिक्लासिफाइड दस्तावेज मिलते हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, मैंने स्क्रीन पर चला रखा है, आप उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि सैयद, इनका नाम सैयद मुबारक शाह खान, इनका नाम लिखा गया है कि ये 1857 के आसपास ये वहां के कोतवाल थे। यही बात नहीं दोस्तों, इससे पहले जो कोतवाल थे वो भी एक मुस्लिम थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मोइनुद्दीन हुसैन खान। यानी कि दो लोग मुस्लिम थे जो वहां के कोतवाल थे, और कहीं भी गंगाधर का नाम कोतवाल के रूप में अंकित नहीं है। तो क्या जो जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में ये बात लिखे हैं, ये बात गलत है? और उसके बाद से तमाम इतिहासकार इसी बायोग्राफी को, इसी आत्मकथा को सही मानकर आगे की चीजें लिखते और सुनते पढ़ते आए हैं, और आज भी बहुत सारे लोग इसी बात को सही मानते हैं। लेकिन जो ये साक्ष्य है दोस्तों, ये आपके सामने है। इसके अलावा दोस्तों, इतिहासकार विलियम की किताब है द लास्ट मुगल, उसमें आखिरी मुगल के तौर पर कोतवाल का नाम जो मेंशन किया गया है वो एक मुस्लिम अधिकारी के तौर पर मेंशन किया गया है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इतिहासकार विलियम ने अपनी किताब में यही लिखा है दोस्तों कि विद्रोह के समय वह मुस्लिम प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारी थे और बाद में उन्हें कोतवाल ऑफ सिटी बनाया गया। अब यह किसके बारे में लिखा गया है? सैयद मुबारक शाह खान के बारे में लिखा गया है। यह तथ्य आपको समझ में आया दोस्तों? अब मैं आगे आपको समझाता हूं कि मोतीलाल नेहरू मदरसे में क्यों पढ़ रहे थे। दोस्तों, इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए। जो परिवार, जो खानदान अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण कहता है, वो मदरसे की शिक्षा क्यों लेगा? और जो खानदान, जिस खानदान को शास्त्र की शिक्षा लेनी चाहिए, वो खानदान मदरसे में क्यों पढ़ रहा था? इसको जरा समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिए। इस इमेज को जब आप देखेंगे, और ये स्क्रीन पर मैं चला दूंगा आपको, वो देखते रहिएगा, और जरा इसको जो लिखा है इसमें वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि मोतीलाल नेहरू ने बचपन में मोहम्मदन मकतब या मुस्लिम मकतब में शिक्षा ली और फारसी और अरबी दोनों की शिक्षा ली। दोस्तों, इस्लामी प्राथमिक पाठशाला या मदरसा जैसी शिक्षा संस्थान होती है और इसे यह कहा जाता है। इसके बाद वो कौन सी शिक्षा लेने चले गए? अंग्रेजी शिक्षा लेने चले गए। लेकिन उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा नहीं ली, जो कि अधिकतर
जो विद्वान और पंडित होते हैं वो शास्त्रों की शिक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों शिक्षाएं नहीं ली। दोस्तों, कश्मीरी पंडित परिवार में जिसने भी शास्त्रों की पढ़ाई की उन्हें ही विद्वान माना जाता है, लेकिन यहां पर वो सबसे पहले फारसी और अरबी की शिक्षा लेते हैं और उसके बाद किस चीज की, अंग्रेजी की शिक्षा लेते हैं। इस बीच में जो छोटी सी चीज छूटी वो शास्त्रों की शिक्षा है, और इसी वजह से दोस्तों आमतौर पर लोग इस चीज पर सवाल उठाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि ये इस चीज को प्रमाणित कर रहा है कि इनका खानदान मुसलमान था, लेकिन सवाल इन्हीं तमाम दस्तावेजों के आधार पर उठते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं नेहरू खानदान का पूरा इतिहास। दोस्तों, नेहरू परिवार को समझने के लिए दोस्तों आपको तकरीबन अभी से आपको चलना पड़ेगा 300 साल पहले। दोस्तों 1710-1717 के बीच में जो घटना हुई नेहरू खानदान के साथ वो आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था फारूक सैयद का उस समय शासन हुआ करता था, और कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित परिवार रहता था। इस परिवार को कहा जाता था कौल। दोस्तों इसे कौल वंश कहा जाता था, और अधिकतर जगहों पर जो साक्ष्य अभी आपको नेट पर भरे पड़े मिल जाएंगे उसमें सबसे अधिक चीजों को जो गवाह बनता है वो कौल वंश ही कहा जाता है कि नेहरू खानदान का जो वंश था वो कौल वंश था, कश्मीरी पंडित परिवार से। दोस्तों परिवार के प्रमुख जो थे, जो सबसे पहले, उनका नाम था, जहां तक इतिहासकार लिखे हुए हैं दोस्तों, राजनारायण कौल। यहां से इनके खानदान की चीजें ऑफिशियल तौर पर मिलनी शुरू होती हैं। दोस्तों उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी, विद्वान टाइप के इंसान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तारीखे कश्मीर। दोस्तों ये पुस्तक की वजह से इनके जो परदादा थे, परदादा के परदादा राज कौल नारायण, दोस्तों ये बहुत अधिक प्रसिद्धि पा गए, बहुत अधिक ख्याति पा गए। और जब ये बातें कश्मीर से निकलकर दोस्तों दिल्ली पहुंची तो दिल्ली फारूक सैयद के पास, शासक के पास पहुंची। शासक इससे बहुत अधिक प्रसन्न हुए, और जब बहुत अधिक प्रसन्न हुए तो ये किताब लिखी गई थी 1710 में, और जब 1716 आते आते इतना प्रभावित हो गए इनसे राजनारायण से फारूक सैयद कि उन्होंने ये बात बोल दी कि आप दिल्ली आ जाइए, क्योंकि उस समय के जो शासक हुआ करते थे वो अपने दरबार में विद्वानों को रखना पसंद करते थे, और उनकी विद्वता इनको इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने इस चीज का ऑफर किया, यहां आइए आपको नौकरी देंगे और अपने दरबार में जगह देंगे, रहने खाने पहनने ओढ़ने, और सही बात यह है कि आपको मकान, सारी चीजें आपको मुहैया कराएंगे। और इसी के बाद दोस्तों ये परिवार आता है दिल्ली में। उनकी विद्वता दोस्तों, चर्चा उनकी विद्वता की मुगल दरबार में बहुत अधिक होने लगती है। उसके बाद ये परिवार दिल्ली आता है और दिल्ली का निमंत्रण स्वीकार करता है। 1717 के आसपास ये परिवार चांदनी चौक के क्षेत्र में आता है। दोस्तों कई रिपोर्ट्स यहां तक बताती हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जहां पैदाइश हुई थी वो पूरा एरिया एक रेड लाइट एरिया था, वैश्यावृत्ति वाला एरिया था। आगे की जानकारी दोस्तों मैं जो देता हूं वो जरा समझने की कोशिश करिए। दोस्तों आगे की जानकारी ये है कि नेहरू सरनेम कैसे आया। जो ये नेहरू सरनेम लिखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के नाम के आगे, ये नेहरू जो शब्द है ये कहां से आया इसको समझिए। दोस्तों जिस तरीके से राजनारायण कौल का परिवार रहता था वहां आसपास एक नहर बहती थी, और उसी नहर के आसपास ये इनका परिवार बसता था, इनका घर था, और आसपास के लोग इनको नहर के नाते नेहरू बुलाने लगे, और बाद में यही नाम ये खानदान एडॉप्ट कर लिया। इसको नहर से नेहरू आया। कहां से? नहर से, क्योंकि दोस्तों वहां पर ये एक नहर थी जो यमुना का पानी लाल किले तक पहुंचाती थी, और इसी नहर की वजह से इस खानदान को नेहरू बुलाया जाने लगा, और उसके बाद ये खानदान उस नाम को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों आसपास के लोग लगातार इसी नाम से बुलाते थे इनको, कौल। उसके बाद कौल नेहरू धीरे से पड़ा, और जब धीरे धीरे आगे ये चीजें बढ़नी शुरू हुई तो कौल को हटा दिया गया, सिर्फ नेहरू शब्द जो है वो आगे प्रिफर किया गया। बाद में सिर्फ नेहरू सरनेम रखा गया, और परिवार की पीढ़ियां और फैमिली ट्री मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए, ये आप एक ग्राफिक देख रहे होंगे, एक इमेज देख रहे होंगे, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला मैंने नाम लिया किसका? राजनारायण कौल का। ये थे जिनके बारे में जिन्होंने तारीखे कश्मीर लिखी थी, और यहीं से ये खानदान की न्यू दिखती है, पड़ती है, क्योंकि ये प्रसिद्ध थे। इसके पहले शायद बहुत लोग प्रसिद्ध नहीं होंगे, इसलिए इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं है। सबसे पहले राजनारायण कौल, इनके 3 बेटे हुए, विश्वनाथ कौल, मनसाराम नेहरू और लक्ष्मी नारायण नेहरू। ये 3 लोग थे, और लक्ष्मी नारायण नेहरू की शादी हुई तो उसके बाद
इनका एक लड़का हुआ जिनका नाम रखा गया गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू के बाद जो एक लड़का हुआ इनका मोतीलाल नेहरू, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। तो ये पूरी पीढ़ी आपको दिखाई दे रही है। राज नारायण कौल, उनके 3 बच्चे, और उसके बाद लक्ष्मी नारायण नेहरू की शादी होती है। फिर उनसे जन्म होता है गंगाधर नेहरू का। गंगाधर नेहरू की शादी होती है, उसके बाद मोतीलाल नेहरू का जन्म होता है। मोतीलाल की 2 शादियां होती हैं। पहली बीवी जो है बहुत जल्दी मर जाती है, गर्भवती थी, और उसी दौरान कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी शादी होती है, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस खानदान के बारे में समझने के लिए। गंगाधर नेहरू दोस्तों कौन थे? गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों दिल्ली का आखिरी कोतवाल इन्हें बताया जाता था। जो ऑफिशियल तौर पे चीजें लिखी गई हैं, जो सार्वजनिक हैं, और जिसके बारे में उनकी आत्मकथा में लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के, वो यही चीज लिखा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के आखिरी कोतवाल बताए जाते थे। लेकिन इस प्रकार की कोई जानकारी दिल्ली आर्काइव में नहीं मिलती है। लेकिन जो नेशनल आर्काइव है उसमें यह जानकारी जरूर मिलती है कि उस समय 1857 में जून और अगस्त के महीने में एक कोतवाल हुआ करते थे। उनका नाम था सैयद मुबारक शाह। अब उनका नाम इस प्रिफर किया जाता है, वे कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। इनके बारे में जो ऑफिशियल चीजें हैं गंगाधर के बारे में कि ये कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। मोतीलाल नेहरू ने अपने नाम से कौल हटाकर नेहरू शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इन्हीं के थ्रू जो है ये नेहरू शब्द का टाइटल शुरू किया गया था। उनकी दूसरी पत्नी जिनका नाम था स्वरूप रानी नेहरू, ये दूसरी पत्नी थी, और इन्हीं स्वरूप रानी जो एक कश्मीरी परिवार से बिलोंग करती थी, इन्हीं के साथ जो है इनका जन्म होता है जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में। दोस्तों एक कश्मीरी पंडित परिवार में ये पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इनका जो खानदान था वो मुसलमान था। लेकिन दोस्तों दस्तावेज जो ऑफिशियल ये बताते हैं कि इनका परिवार एक कश्मीरी पंडित परिवार से बिलोंग करता था। लेकिन बहुत ऐसे दस्तावेज जिनका उल्लेख बहुत कम मिलता है, उन दस्तावेज में ये प्रमाणित जरूर होता है कि इनके परिवार का मुसलमानों से कोई नाता तो जरूर था। बहरहाल इस बारे में इस टिप्पणी को मैं आप पर छोड़ता हूं। आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे साथी की ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं और उत्तर प्रदेश की कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस समय अमृत सरोवर योजना बहुत बेहतरीन चल रही है। इसमें रिकॉर्ड 19,978 सरोवरों का पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार किया जा चुका है और नया भी निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों अमृत सरोवर योजना से जल संरक्षण को इतनी मजबूती मिली है कि भूजल सुधार हो गया है, खासकर उन इलाकों का जहां पर गंभीर रूप से जल संकट था, जहां पर हैंडपंप में पानी ही नहीं आता था, वहां पर अब वाटर लेवल ऊपर जा चुका है। दोस्तों किसानों का इसका बहुत उपयोग मिल रहा है, सीधा लाभ मिल रहा है। सरोवर में पानी जमा है, इसलिए सिंचाई के लिए पानी लाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए गांव में ट्यूबवेल पर जो निर्भरता थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसमें लगभग 30 से 40% की कमी आई है। दोस्तों गोरखपुर में लगभग 735 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं जो रिकॉर्ड बहुत बड़े हैं। इसके अलावा महाराजगंज में 601 और प्रयागराज में 525 सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को मनरेगा से जोड़ दिया है। गांव में जिन सरोवरों का निर्माण हो रहा है उन सरोवर में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गड्ढा खोदने के लिए या मट्टी निकालने के लिए, इससे एक पंथ दो काज हो जा रहा है। सरकार सरोवर का निर्माण करा रही है जिससे वहां के लोगों को मजबूती मिल रही है, वाटर लेवल मजबूत हो रहा है, और दूसरा वहां के लोगों को रोजगार भी मिल जा रहा है। अमृत सरोवर अब सिर्फ तालाब नहीं रहे हैं, लेकिन गांव के ये पिकनिक स्पॉट बन गए हैं, सामाजिक केंद्र बन गए हैं, और इसी के आसपास लोग वॉकिंग, ट्रैकिंग, बेंच लाइटिंग, हरियाली विकसित करके अपने अपने कार्य कर रहे हैं। आपके गांव में भी ऐसा होता होगा कि आप इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए किसी सरोवर के पास जा रहे हैं, लेकिन याद करिएगा कि पहले वो गड्ढे हुआ करते थे और आज वो इस तरह विकसित हो गए हैं कि हम उन्हें पिकनिक स्पॉट की तरह यूज कर रहे हैं। अमृत सरोवर योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहद बल मिला है। जब सरोवर बेहतरीन हो जा रहा है, उसको ठीक कर दिया जा रहा है, पुनरुद्धार कर दिया जा रहा है, तो वहां पर मछली पालन, सिंघाड़ा की खेती और भी पानी से संबंधित जो भी चीजें हो रही हैं, जिससे किसानों को सीधे सीधे, वहां के लोगों को सीधे सीधे आर्थिक और मानसिक और सामाजिक लाभ तीनों मिल रहा है। दोस्तों अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की एक और योजना की तरफ जिसका नाम है कायाकल्प योजना। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प की वजह से अब तक 1,32,000
32,000 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका है, जहां 2017 में 36% बुनियादी मानकों पर स्कूल जो है वो खरे उतरते थे। आज की डेट में 2026 में यह आंकड़ा 96% का हो गया है। सोचिए, 2017 में केवल 36% ऐसे स्कूल थे जो मानकों पर खरे थे, आज 96% स्कूल ऐसे हैं। कायाकल्प योजना से सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदल गई है। पहले जर्जर भवन, टूटी दीवारें, मूलभूत सुविधाओं की कमी उत्तर प्रदेश की पहचान थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बिजली, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, टाइल्स, रंगीन कक्षाएं, सुरक्षा परिसर जैसी बातें आम हो गई हैं। बच्चों को बैठने के लिए सुव्यवस्थित बेंच, लगभग 3,42,000 डेस्क बेंच उपलब्ध कराए गए हैं। आप याद करिएगा कि पहले के प्राइमरी विद्यालयों में लोग झोला लेकर जाते थे, पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आंधी आ जाती थी तो भाग जाते थे, धूप तेज हो जाती थी, स्कूल खत्म हो जाता था। किस तरह की स्थिति है, लेकिन आज आधुनिक स्कूल है। 75 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जहां पर प्री प्राइमरी से 12 तक की आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई होगी। मतलब हर जिले में 2-2 ऐसे विद्यालय होंगे जहां पर बच्चों को आप प्ले में डाल दीजिए, इंटर तक भूल जाइए कि कितना पैसा देना है, क्या देना है। बच्चों की शिक्षा निशुल्क होगी, और वो भी उन स्कूलों की तरह जिन स्कूलों में हजारों लाखों की फीस दी जाती है। ऐसे कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के कारण सरकारी स्कूलों में अभिभावकों का भरोसा इतना बढ़ गया है कि 2017 में राइट टू एजुकेशन के तहत जहां 10,000 बच्चे एडमिशन कराते थे, आज 2024-25 में इसकी संख्या 4,58,000 हो गई है। ऑपरेशन कायाकल्प ने इतना अधिक मजबूती मिली है कि वर्तमान समय में लगभग 1,32,000 स्कूलों में लाइब्रेरी बनाई जा रही है, और प्रत्येक लाइब्रेरी में लगभग 500 किताबें हैं। समझिए, पहले ड्रेस नहीं हुआ करता था, झोला लेके जाते थे, छत नहीं थी। आज लाइब्रेरी बनाई जा रही है और उसमें 500 किताबों से अधिक कंपलसरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की एक और योजना है जिसको बोलते हैं गौ इकोनॉमी। जहां पहले गाय स्लॉटर हाउस में पहुंचती थी, हिंदू धर्म चिल्लाते रह जाते थे हिंदू धर्म के लोग, गौ रक्षक, लेकिन गाय स्लॉटर हाउस में पहुंच जाती थी। आज गायों की रक्षा के लिए एक विशेष व्यवस्था तो बनी है, साथ में गौ इकोनॉमी डेवलप हो रही है। गाय से, दूध से, गोबर से जो चीजें बन रही हैं, उससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। आइए मैं उसको समझाता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गौ इकोनॉमी के मॉडल के तहत लगभग 7,700 से अधिक गौशालाएं विकसित की हैं, जिसमें लगभग 15 लाख निराश्रित जानवरों को रखा गया है। अब सोचिए, इन निराश्रित जानवरों को रखने से जो आवारा पशुओं की समस्या थी उसमें भी कमी आई है, साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। जो उससे दूध प्राप्त हो रहा है, जो गोबर प्राप्त हो रहा है, गौमूत्र प्राप्त हो रहा है, इसके विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और इसकी मांग इंटरनेशनल मार्केट में है। अब सरकार लगभग 1,62,000 से अधिक किसानों को, पशुपालकों को गौवंश सौंप रही है, और उसके लिए 1,500 रुपए उन्हें प्रतिमाह दिया जा रहा है। मतलब किसान इतना ज्यादा संपन्न दिख रहा है कि वो गौ सेवा भी कर ले रहा है, उसे एक पशु के बदले 1,500 रुपए भी मिल जा रहा है, उसे दूध भी मिल जा रहा है, गोबर भी मिल जा रहा है, गौमूत्र भी मिल जा रहा है। दोस्तों, गौ आधारित रोजगार मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिससे 38 जिलों में महिलाओं ने एसएचजी जो समूह जो होता है, गोबर और पंचगव्य उत्पादों से जो निर्माण होता है, इससे लगभग 50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है और करोड़ों की कमाई हो रही है। गोबर आधारित उत्पादों का कारोबार लगभग 30% की वृद्धि हुई है। आप देख रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट, कहीं पर भी जाइए आप गोबर के कंडे उपलब्ध हो जाएंगे। आप उससे हवन करने के लिए मंगाते हैं, लिट्टी के लिए मंगाते हैं, किसी के लिए भी मंगाते हैं, लेकिन गोबर जो जीरो वेस्ट होता था उसका भी अब कंडा बनाकर उसको पैक करके बढ़िया पैकेजिंग में उसे बेचा जा रहा है। तो सोचिए, जीरो इन्वेस्ट और फायदा जितना आप कमा सकें। इसके अलावा गांवों में गोबर से जैविक खाद, धूपबत्ती, साबुन, बायोगैस, पंचगव्य उत्पाद बनाकर छोटे उद्योग विकसित हो रहे हैं, जिससे लोकल किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। सरकार सहित इसकी मांग विदेशों में बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में 8 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और गोबर आधारित जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के कारण किसानों की जो रासायनिक खेतों पर निर्भरता
थी वो लगभग 30 से 40% बढ़ गई है। गोबर से बनी ऑर्गेनिक की खाद की कीमत भी अब 4 से 6 हजार रुपए प्रति टन हो गई है। अब लोग गोबर की खाद मांग रहे हैं, उससे 4 से 6 हजार रुपए प्रति टन दे भी रहे हैं। समझिए गौ इकोनॉमी बढ़ रही है और वो चीजें बढ़ रही हैं जो पहले स्लॉटर हाउस में चली जाती थी, जिससे हिंदू धर्म के लोग भी परेशान होते थे। आज गाय भी सुरक्षित है, गाय का गोबर भी, गौमूत्र भी, और उससे मिलने वाले जो फायदे हैं वो सीधे सीधे किसानों तक पहुंच रहे हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। मेरे इन तीनों रिपोर्ट्स पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना आपको कैसी लगती है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें से कुछ भी आप जानना चाहते हैं आप कमेंट करिएगा, अपने जिले का नाम बताइएगा, मैं इससे संबंधित योजना आपको मेल कर दूंगा या कमेंट में ही बता दूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।